हाँ, ये एक्चुअली मोदी जी की स्पीच है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, तो उनको अगर आप सुने तो बहुत सारी चीजें आपको काम आएंगी आपके आंसर को लिखने में। इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट, बहुत सारी ऐसी जानकारी उसमें बताई गई हैं जो आपको काम आएंगी। तो अगर चाहें, मतलब पूरा उसको सुनना चाहें तो मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो। 11 दिसंबर 2023 का वो जो है स्पीच है। करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प बनाए हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, तो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रमुख लक्ष्य वाला। तो स्टार्टिंग पहले देख लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से है। यहां से स्टार्टिंग हुआ है इसका। विकसित भारत हम कैसे बनेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ लक्ष्य, सरकार ने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए हैं। उसमें अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को अपने परिवर्तन का प्रमुख संचालक बनाने की बात कही गई है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एरिया है उसको विकसित करना, और ये जो है जीडीपी का कम से कम 25% योगदान दे सके, लेकिन वर्तमान में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% है। नवाचार के माध्यम से स्टार्टअप और मानव पूंजी विकास के नियमों में परिवर्तन करना, जो नियम कठोर है उनको लचीला बनाना, ताकि जो है ज्यादा स्टार्टअप हो सके। और फिर आता है उन्नत प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी। उन्नत प्रौद्योगिकी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को उचित व नियंत्रित प्रयोग करना। युवा को जय विज्ञान, जय अनुसंधान जैसे आदर्श वाक्यों से प्रेरित करना। अधिकतम समाज कल्याण तथा सतत पर्यावरणीय अवधारणा को बनाए रखना, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात कही जाती है वो यही है कि अवधारणा बनाए रखने का प्रयास करना। ठीक, तो ये इस तरीके से कुछ लक्ष्य हैं। इसके बाद आगे हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2025 तक जो है जीडीपी कितनी होनी चाहिए हमारी, $5 ट्रिलियन ये लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक भारतीय जो जीडीपी है वो डॉलर में $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी जो जीडीपी है वो 3.75 है, ये मैंने बताया हुआ है। वर्तमान में जीडीपी जो है 3.75 ट्रिलियन है, और इसको $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा लक्ष्य। 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है यानी जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन होने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। और 2047 तक जो प्रति व्यक्ति आय है वो $20,000 करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। तो ये $30 ट्रिलियन जो है ये जीडीपी है, और $20,000 क्या है, ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। और 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। अभी वर्तमान में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखें तो अभी भी हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वो किसके आधार पर है, विदेशी विनिमय मूल्य है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम जो है अभी वर्तमान में 5वीं हैं और तीसरी हो जाएंगे 2047 तक, ऐसा हमारा लक्ष्य है, अनुमान है। तो ये चीज अगर होती है तो हम जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो पाएंगे। तो उसके लिए ये लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आधार, यानी हम किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं कि हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो उसके आधार यहां पर मैंने कुछ बताए हुए। इसमें कुछ पॉइंट वही मिलेंगे जो आप विशेषताओं में पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है, पहले ही बता चुका हूं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कई जगह यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हुए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट
जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो हम विशेषताओं में भी हमने लिखे हैं, या कुछ वहां पर अगर नहीं है तो उनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट और आएंगे, नए पॉइंट जो आपने विशेषताओं में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उनको आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ने वाले। बिलो इकोनॉमी का विस्तार, भारत की जीडीपी का 4% है, ये हम विशेषता में पढ़ चुके हैं। बिलो इकोनॉमी क्या होती है? समुद्री से संबंधित जो व्यापार होता है, कारोबार होता है ना, समुद्र से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार, उसको कहते हैं बिलो इकोनॉमी। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी हो रही है, और कमी कैसे हो रही है हम ये बताएंगे कि पहले इतना था योगदान जीडीपी में कृषि का, और अभी जो है कंट्रीब्यूशन हो गया है 19.9% और पहले था 55.40%। ठीक है, ये करंट प्राइस पर है, यानी चालू मूल्यों पर है। ये देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम होना ये विकास का सूचक माना जाता है। कृषि पर निर्भरता कम होना, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कम होना, ये विकास का सूचक है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहां पर कृषि पर निर्भरता काफी कम है, मतलब 10% के आसपास है। आप सोचो, कृषि पर निर्भरता बाकी जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर 10% के आसपास है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 20% के आसपास है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, यह भी विकास का सूचक माना जाता है ना। कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी, सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि, ये जो है विकास का सूचक माना जा रहा है। तो ये एक बड़ा आधार हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान अभी हो गया है 52.8% और ये चालू मूल्यों पर है, जबकि 1950-51 में ये 28% हुआ करता था। G20 का सफल आयोजन हमने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा आधार है ना। मतलब इतना सफल आयोजन कभी भी नहीं हुआ, इतने शिखर सम्मेलन हुए हैं G20 के, तो G20 का सबसे सफल जो आयोजन हमारे यहाँ पर हुआ है नई दिल्ली में, वो इसका एक बहुत बड़ा आधार हम मान सकते हैं, बता सकते हैं। फिर देश की जीडीपी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ये डॉलर के संदर्भ में मैंने बताया है। 2014 में 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी, अभी 2024 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और 2025 में ये 5 हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगी 5 ट्रिलियन डॉलर। ये भी लक्ष्य है ना। तो इस तरीके से ये फिगर आप बता सकते हैं, 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हो जाएगी, 2047 तक ट्रिलियन डॉलर। ये तो इस तरह से जीडीपी में उत्तरोत्तर वृद्धि है, और उसके फिर आगे लक्ष्य यहां पर निर्धारित किए गए हैं। तो ये आपको इसे 5 ईयर के ये मैंने बताए हुए हैं जीडीपी के संबंध। इसके बाद है आगे, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, विशेषताओं में मैंने बताया था कि भारत जो है विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से। तो यहां पर कंपैरिजन करके बताया गया है टेबल में कि अन्य जो देश हैं, संपूर्ण विश्व है, विकसित राष्ट्र है, उनकी कितनी जीडीपी में ग्रोथ हुई है और भारत की कितनी हुई है। तो संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करें तो 2022 में 3.5 रही ग्रोथ रेट, और 2023 में 3.1%। विकसित राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो 2022 में 2.6 और 23 में 1.6, यहां पर कम हो रही है। अमेरिका की अगर बात करें तो 2022 में अमेरिका में 1.9 है और 23 में 2.5। चाइना में भी कम है, देखिए
6.0 है 2022 में, और 2023 में 5.2%। भारत में सबसे ज्यादा है इनसे 7.2 और 6.7%। ये जो है भारत की ग्रोथ रेट है ना। ये IMF के डेटा हैं, और ये पुराना डेटा, इसके पहले भी मैंने इसका पूरा जिक्र किया है। वही कोई टेबल है जो हमने विशेषता में भी पढ़ ली है, क्योंकि सेम चीजें हैं। ठीक, इसके आगे इसको ग्राफ में बताया है मैंने, इसी चीज को ग्राफ के अंतर्गत बताया है। ये जो ग्रोथ टेबल में लिखी हुई है उन्हीं को मैंने ग्राफ के जरिए बताने का प्रयास किया हुआ है। वही चीज है, लेकिन इसको ग्राफ में बताया है। और दो दो ईयर के यहाँ पर मैंने ग्रोथ रेट बताई हुई है। वही चीज है, देखो 2022-23 में संपूर्ण विश्व में 3.5, 3.1, अमेरिका में अगर बात करें तो 1.2, 2.5, और चाइना की अगर बात करें तो 3, 5.2, और भारत के संदर्भ में 7.2, 6.7, 6.7। ये जो है एक ग्राफ के जरिए मैंने इसको बताया है। वहां पर ग्राफ नहीं था, जब हमने विशेषता में पढ़ा था तो ग्राफ नहीं था। यहां पर मैंने ग्राफ में भी इसको बताया है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। आधार की हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ें। डेटा वही है सब। इसके बाद ये भी पॉइंट हमने वहां पर पढ़ा है, विशेषता का पॉइंट है, विशेषता में पढ़ा था हमने। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, सेम पॉइंट है, रिपीट है। और इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है सब जानते ही आप लोग। मंगल मिशन है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान 1st, 2nd, 3rd है, सूर्य मिशन है, और भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा, ऐसा अनुमान है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भारत के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम है। और इसमें चीज और ऐड कर सकते हैं कि भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां भी स्टार्ट कर दी गई हैं, यानी बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी उपग्रहों को भारत से लॉन्च किया जाता है, उससे भारत को उसका बिजनेस होता है, फायदा होता है ना। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके उपग्रहों को भारत से जो है लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, वाणिज्यीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि विभिन्न देशों के उपग्रहों को भारत सरकार द्वारा, यानी भारत की भूमि से लॉन्च किया जा रहा है। पहले हम जो है दूसरे देश में जाके लॉन्च करते थे, पैसे देते थे। अब हम खुद अपने उपग्रह तो यहीं से लॉन्च कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों के भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे भी जो हमें इकोनॉमिक दृष्टि से फायदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है। ये भी हमने पढ़ा है, ये डेटा हम पढ़ चुके हैं। भारत में गरीबी कुछ हद तक कम हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं विकास का सूचक माना जाता है, विकास की वजह से अच्छा माना जाता है। हालांकि अब ये कैसे कम हुई है पता नहीं, लेकिन अब आंकड़े हैं तो बताना है ना। अब इसमें एक सर्वे आया था कि पूरे भारत में एक UNDP का सर्वे था कि भारत में प्रति मिनट 44 लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हट रहे हैं, मतलब गरीबी हट रही है, गरीबी कम हो रही है। 1 मिनट में 44 व्यक्ति, मतलब गरीबी रेखा का जो ठप्पा है वो मिट रहा है ना। अब 1 मिनट में 44 लोगों की बात कर रहे हैं, तो गरीबी से ऊपर जा रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं पता नहीं कैसे जा रहे हैं पता नहीं, वही है ना कि गरीबी से बोल रहा है कि ऊपर जा रहे हैं कि बिल्कुल ही ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह के आंकड़े चलते रहते हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमें वो लिखना है। आप उसको मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, उन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बात करनी रहती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी हम पढ़ चुके हैं विशेषता के अंतर्गत। 258 पहले थी 2050-51 में रुपए में, और अभी जो है
1,72,276 रुपए है वार्षिक। ये एक व्यक्ति की एवरेज इनकम है ना, औसत आय निकाली जाती है, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और यही 2023-24 में जो अनुमानित है 1.85 लाख है, 1.85 वो अनुमानित है, ये 2023-24 की है। लेकिन अभी जो वास्तविक जो आंकड़ा है वो है 1.72 लाख। तो आप अगर पूरा नहीं लिख पाते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वास्तविक है, ठीक है। 1.85 ये अनुमानित है, एस्टीमेट लगाया गया है। आगामी जो ईयर है 23-24 का, उसके हिसाब से अनुमान लगाया है NSO ने। ये हो गया पर कैपिटा इनकम। इसके बाद कृषि पर निर्भरता में कमी, ये भी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। 1950 से 51 में 70% निर्भरता थी, यानी 70% लोग कृषि में संलग्न थे, कृषि कार्य में लगे हुए थे। 19-20 में ये घट करके डेटा हो गया है 41.49%, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अब कुछ नई चीजें इसमें आएंगी जो वहां पर मेंशन नहीं की थी। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, है ना, IT क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देने वाली चीज है। अब यहां पर ये कुछ नए फैक्ट आपको, नए पॉइंट मिलेंगे जो यहां पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। फिनटेक इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इस पॉइंट को आप जो है विशेषता में लिख सकते हैं। यहां पर एक वर्ड आया है फिनटेक इकोनॉमी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना। फिनटेक, फिन और टेक, फिन यानी फाइनेंशियल और टेक यानी टेक्नोलॉजी। वित्तीय क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का यूज किया जा रहा है उसको हम कहते हैं फिनटेक, ठीक है। वित्तीय लेन देन में, वित्तीय जो गतिविधियां हैं उनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज कर रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है फिनटेक। जैसे हमारे यहाँ डिजिटल, ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, UPI का ज्यादातर प्रयोग हो रहा है। हमारे यहाँ के जो UPI का प्रयोग है विदेशों में भी हो रहा है, अन्य देश भी जो इसका यूज कर रहे हैं, UPI को इतना फेमस हो गया है, ठीक है। जनधन योजना चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी के यूज से चल रही है। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये फिनटेक इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो इस मामले में भारत का वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है भारत, 1st, 2nd USA और UK है फिनटेक इकोनॉमी। इसका मेंशन आप वहां पर कर सकते हैं, अपने जो विशेषताएं पढ़ी हैं वहां पर। मनोरंजन जो उद्योग है उसके द्वारा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व का मिल रहा है गवर्नमेंट को, OTT के माध्यम से 7 से 9% राजस्व जो है अभी एट प्रेजेंट मनोरंजन उद्योग से गवर्नमेंट को प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है। ये भी पॉइंट नया मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके बाद आता है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। यहाँ की चीजों को हम अपना रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, है ना। तो उसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। ये भी पॉइंट नया मैंने ऐड किया है यहाँ, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, और इसका पर्पज है आत्मनिर्भर भारत। ये नया वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक नया कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि जो श्रम बाजार है, श्रम बाजार से संबंधित ये इकोनॉमी है। श्रम बाजार जो है उसमें कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो स्थायी नहीं होते, अस्थायी वर्कर्स होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अनुबंध के आधार पर काम करते हैं, है ना। उनको स्वतंत्रता होती है कि भाई जहां काम करना है काम आप करो, स्थायी बन करके उनको काम नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह के वर्कर्स जो होते हैं उनको कहते हैं गिग वर्कर्स, जो अनुबंध के या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं।
अस्थायी तौर पर काम करते हैं, उनको स्वतंत्रता रहती है, जैसे उनको वही ये है कि हमें काम यहाँ नहीं करना है, दूसरी जगह काम करते हैं। जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, इनमें जो वर्कर काम करते हैं, वर्कर्स जो काम करते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी आज बन गई है और ये लगभग 56% रोजगार यहाँ से लोगों को मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक पार्ट हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा इसका रोजगार में हो गया है। तो इसका भी उल्लेख हम कहीं कर सकते हैं और इसका आपको क्वेश्चन भी कभी पूछ सकता है। गिग इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो गिग इकोनॉमी के बारे में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दो नंबर में पूछ सकता है, प्री में पूछ सकता है, भाई होती क्या है गिग इकोनॉमी, इसका कितना रोजगार में योगदान अभी हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये इकोनॉमी, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आ सकता है। ब्लू कॉलर तथा व्हाइट कॉलर कार्यबल का सृजन इनका किया जा रहा है। एक्चुअली कॉलर के कलर के आधार पर जो कार्यबल है उसको डिवाइड किया गया है ना। कॉलर मतलब ये जो कॉलर है, इसके कलर के बेस पर जो है अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग वर्कफोर्स यानी कार्यबल को डिवाइड किया गया है ना। उसमें देखिए क्या है ये, इसको कॉलर के कलर्स के आधार पर कार्यबल, वर्कफोर्स का विभाजन या वर्गीकरण इसमें होते हैं। एक व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, एक होते हैं गोल्ड कॉलर, एक होते हैं ग्रे कॉलर, एक होते हैं ओपन, एक होते हैं पिंक, है ना। ये इकोनॉमी के पार्ट है, यहां से भी कभी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, प्री में भी पूछ सकता है। तो इनका मतलब आपको समझना है, जो वर्क फोर्सेस हैं इनको अलग अलग कॉलर के कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जो व्हाइट कॉलर जो वर्कर्स होते हैं या वर्क फोर्स होते हैं, ये ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, है ना, सूट बूट वाले होते हैं, है ना, टाई कोट टाई वाले होते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर। इनकी कॉलर जो है व्हाइट होती है ना ज्यादातर, तो इसलिए इनको बोल देते हैं व्हाइट कॉलर वर्क फोर्स, है ना। सूट बूट वाले होते हैं, टाई कोट वाले होते हैं, है ना, जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, ठीक है। इसमें मैनेजर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर आ जाते हैं, क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स। फिर आते हैं ब्लू कॉलर, इनकी कॉलर ज्यादातर ब्लू होती है और ये श्रमिक होते हैं, है ना, मतलब ये जो है फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम का काम ज्यादा करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, ये होते हैं ब्लू कॉलर वर्कफोर्स, ब्लू कॉलर कार्यबल। ये कौन होते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, श्रमिक, है ना, श्रमिक का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं। गोल्ड कॉलर ये जो है, ये अत्यधिक कौशल वाले होते हैं, कुशलता बहुत ज्यादा योग्य होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। इसमें वैज्ञानिक आते हैं, इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो ये सारे क्या हैं, गोल्ड कॉलर वर्कफोर्स, है ना। ये जो है कुशलता प्राप्त होते हैं, कौशल वाले, बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ये कैसे होते हैं, स्किल्ड होते हैं। इसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है
ग्रे कॉलर, ग्रे कॉलर ये होते हैं जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद कुछ लोग काम करते हैं, है ना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना, तो उनकी कॉलर, उनकी ड्रेस थोड़ा सा वैसी रहती है ग्रे टाइप से, तो इसलिए उनको बोल दिया गया है ग्रे कॉलर। रिटायरमेंट के बाद जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उनको कहा गया है वर्क ग्रे कॉलर। ज्यादातर इस तरह के जो वर्कफोर्स होते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। फिर आता है ओपन कॉलर। ओपन कॉलर मतलब ये वर्क फ्रॉम होम का काम करते हैं, ओपन रहता है ना, फ्री रहते हैं कि भाई अब घर में करना है, ऑफिस नहीं जाना है। तो अभी कोरोना के समय में ज्यादातर इनकी संख्या बढ़ गई थी, है ना। ओपन कॉलर मतलब होता है जो घर में ऑफिस के काम करते हैं, उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है, वर्क फ्रॉम होम। पिंक कॉलर, इसमें जो महिलाएं काम करती है, रिसेप्शनिस्ट का काम है ना, एयर होस्टेज का जो काम करती हैं महिलाएं, उनको बोलते हैं पिंक कॉलर, है ना, क्योंकि पिंक ज्यादा पसंद होता है महिलाओं को, लड़कियों को, है ना, तो उनको नाम दिया गया है पिंक कॉलर, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क फोर्स को डिवाइड किया गया है इस आधार पर। तो इसमें कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखने का है, ठीक है। तो इनका जो है प्रभाव ज्यादातर बढ़ रहा है, किनका, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर का प्रभाव ज्यादातर इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, इस तरह का सृजन हो रहा है। इसके बाद फिर आर्थिक ये विकसित भारत के तत्व यहां पर मैंने बताए हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और छूटा हुआ है, यहां पर एक पॉइंट मैं और बता दूं। ये मैंने आपको उद्यमिता वाला टॉपिक कराया था, वहां बताया था यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है उसके संबंध में भी भारत की प्रगति काफी अच्छी है, और मैंने यहाँ पर चर्चा की थी उसकी। यूनिकॉर्न जो कंपनियां होती हैं वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा की जिनकी वैल्यू होती है जिन कंपनियों की, उसको हम बोल देते हैं यूनिकॉर्न, है ना। मैंने बताया था ना, स्टार्टअप का टॉपिक कराया था, उद्यमिता के वहां पे मैंने स्टार्टअप का टॉपिक कराया था, तो वहां पर जो है ये इसका जिक्र मैंने किया था। यूनिकॉर्न कंपनीज जो होती हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो होते हैं, वो ऐसे स्टार्टअप होते हैं, ऐसे जो कंपनी होती हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा की होती है, तो उनको हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूनिक होती हैं, इसलिए उनका नाम है यूनिकॉर्न, है ना। यूनिकॉर्न नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूनिक है। $1 बिलियन का जो वैल्यू है सभी की तो हो नहीं सकती है ना। अभी इनकी जो संख्या है करीब 100 से ज्यादा है, 102 के आसपास मेरे ख्याल से, मैंने डेटा भी आप लोगों को लिखाया था। और इस मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, ये भी मैंने वहां पे बताया। अमेरिका, चाइना और इंडिया यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में या यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत जो है यूएसए, चाइना के बाद 3rd नंबर पर है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में फर्स्ट यूएसए, सेकंड है चीन और 3rd भारत। अब देखो, फिनटेक इकोनॉमी के मामले में भी भारत 3rd है, अमेरिका दोनों में फर्स्ट है, और यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न जो कंपनीज हैं, उनके मामलों में भी भारत 3rd है, यूएसए और चाइना इसमें फर्स्ट सेकंड है। तो ये भी आप पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर भी आधार आ सकता है, तो बहुत सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं उसमें। अब विकसित भारत के खास जो तत्व हैं, 4 तत्व हैं, जिनका जिक्र पहले भी हो चुका है, और वही चीज यहां पर वापस में बताया। तो इनको हल्का हल्का आपको डिस्क्राइब करना रहेगा अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, आप सोचेंगे सर इतना हम कैसे लिख पाएंगे, है ना, 2 दिन हो गए, अभी 1 दिन और लग जाएगा इसमें। उसका कारण यह है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज पूछेगा, मान लीजिए आधार ही पूछ लिए, उसने पूछ लिया विकसित भारत @247 के संबंध में भारत के क्या आधार है, यानी भारत क्यों 2047 तक विकसित बनेगा, उसके क्या बेस हैं। तो वही अब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया, फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए मैंने अलग अलग
चीजें डिटेल में यहाँ पर कराई हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई पूछ लिया जाता है कोई चीज तो आप उसको बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में लिख पाए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको फिर मैं अगर कंप्लीट ओवरऑल पूछ लेते हैं, सब चीजें उसमें पूछ रहे हैं। उसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई विकसित भारत @2047 पर निबंध लिखिए, निबंध तो खैर अलग ही है, यहाँ पर भी वही पूछ लिया उसने। तो आपको फिर सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके बतानी पड़ेगी, खास खास चीजें सभी की थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, 2 पेज में आपको लिखना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पर्टिकुलर कोई एक चीज अगर पूछ ली और आपने थोड़ा थोड़ा ही सब याद किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, आपके पास मटेरियल ही नहीं, पर्टिकुलर एक चीज अगर पूछता है तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सभी का डिटेल मैंने बताया है। आधार है वो भी डिटेल में है, लक्ष्य है वो भी डिटेल में है। फिर आगे हम इसमें चैलेंजेस पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस है वो भी डिटेल में है। फिर इसके प्रभाव क्या होंगे, अगर हम विकसित राष्ट्र बन जाते हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, वो भी उस हिसाब से है कि भाई आपको अगर वही पूछ लिए जाए तो आप कर पाओ। फिर क्या चुनौतियां होगी, फिर उसके लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं। फिर इसमें आता है सरकार क्या कर रही है इसके लिए, सरकार क्या स्टार्टअप कर रही है, सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है, वो भी इसमें अलग से लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब यहां पर है कि आपको इस टॉपिक संबंधित कुछ भी पूछे इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। तो सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, लेकिन फिर आपको समरी भी ध्यान रखनी है। आपको पर्टिकुलर 2 पेज में ही इसको लिखना है, सब कुछ लिखना है, तो आप क्या क्या लिखेंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि निबंध भी है और आपके इधर टॉपिक में दिया और 2 जगह इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको हर तरीके से हर पहलू को देखते हुए इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो पहले हम एक एक चीज को देख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट 2 पेज के हिसाब से इसको समझेंगे कि आपको अगर यही क्वेश्चन पूरा लिखने को आ जाता है, उसने कोई मेंशन किया ही नहीं, सब कुछ आपको लिखना है, तो फिर आपको क्या क्या उसमें लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, इस पर हम चर्चा कर लेंगे लास्ट में। बस उसको मेंशन कर लेना कि इतना हमें लिखना है ना। पूरा अगर आता है तो हमें इतना इतना लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। यही अगर आपको देखो विकसित भारत के तत्व पूछ लिए गए, विकसित भारत @2047 के तत्व क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं, यानी किसके विकास की बात कही जा रही है विकसित भारत के अंतर्गत, तो ये चारों तत्वों का उल्लेख करके और इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी वो आपको डिस्क्राइब करना है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विकसित करने की बात कही गई है, उसमें ग्रोथ लाने की बात कही गई है। ग्रोथ कहां पर लाना है, आर्थिक क्षेत्र में 3 क्षेत्रों की बात यहां पर आपको करना है। कृषि क्षेत्र है ना, आर्थिक विकास के अंतर्गत किसकी वृद्धि की बात हो रही है, 3 क्षेत्र इसमें आ जाएंगे, कृषि, उद्योग, सेवा, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि, भारत का आर्थिक विकास, ऐसे है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इन सभी में वृद्धि अगर हो रही है तो उसको हम जीडीपी में वृद्धि कहते हैं। जीडीपी में वृद्धि का मतलब होता है आर्थिक विकास। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हालांकि राष्ट्रीय आय जीडीपी जब पढ़ेंगे तो उसमें वहां डिटेल में बताऊंगा। आर्थिक विकास का मतलब ही जीडीपी में वृद्धि होती है। हम जब कहते हैं कि भारत की विकास दर, हम क्या कहते हैं, भारत की विकास दर इतनी है 7.2%, भारत की विकास दर 7.2% है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीडीपी में वृद्धि इतनी। जीडीपी में वृद्धि का परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे 2022-23 में विकास दर 7.2% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि 2022 में जीडीपी रुपए में कितनी है,
2023 में जीडीपी रुपए में कितनी है, तो 2023 में जो है उसको हम 2022 से माइनस कर देंगे बटे 2022 में जो जीडीपी है उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो हमें 7.2% आ जाएगा। तो यही है जीडीपी में वृद्धि दर यानी आर्थिक विकास दर। ऐसे निकाला जाता है उसको, ये उसका तरीका होता है। रुपए में दोनों सालों की रुपए में जो वृद्धि हुई है उनको माइनस करके पिछले साल की जो वृद्धि है उसको हम डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि माइनस में होता है ऐसा। माइनस क्यों आता है? क्योंकि माइनस इसलिए आता है कि जो आगामी वर्ष है उसमें कम हो गई है, तो हम जब कम से ज्यादा करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस में आता है। मान लीजिए 2023 में जो है कम है, 2022 में ज्यादा है, तो जब हम कम को ज्यादा से घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा ना। पूरा जो आपका आंकड़ा है माइनस में हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपको माइनस में फिगर आएगा, इसलिए माइनस में उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अभी हमने माइनस में पढ़ा था ना, -6.6% जीडीपी हमने पढ़ी थी, माइनस में आई। माइनस में क्यों आई? क्योंकि आगे जो साल है उसमें कम हो गई, इसके पहले ज्यादा थी, तो माइनस में डेटा आएगा। तो ये है विकास दर जो हम जीडीपी में वृद्धि दर के रूप में आकलित करते हैं। तो आर्थिक विकास हो गया। पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरण स्थिरता का मतलब होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएं, पर्यावरण को क्षति ना हो, पर्यावरण स्थिर रहे, स्टेबल रहे, है ना। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? जब पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हम जो है उसका दोहन करें और विकास करें, इसी को कहते हैं सतत विकास। इसी अवधारणा को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यही है पर्यावरणीय स्थिरता, है ना। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी से ही सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। सतत विकास का मतलब यही होता है जो भी हमारे पास संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका हम इस तरीके से दोहन करें जिससे उनकी क्षति ना हो और वो बचे रहें, और उन संसाधनों का आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके, उनका दोहन कर सके सही तरीके से, जिससे विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रह सके, हमेशा जारी रह सके। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुशासन, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस यानी अच्छा शासन। अच्छा शासन कब होगा? जब शासन प्रशासन जनता के हितों का ध्यान रखेगा, अपने दायित्वों का सही ढंग से क्रियान्वयन करेगा, दायित्वों का निर्वहन करेगा और नैतिकता पूर्ण ढंग से जो है कार्यों का संपादन होगा। इसी को हम कहते हैं राम राज्य। सुशासन मतलब एक तरीके से क्या है? राम राज्य की कल्पना है ना। सुशासन को स्मार्ट शासन भी कहा जाता है। इसके लिए एक वर्ड आता है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट शासन बोलता है। स्मॉल का एस का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल क्या? नौकरशाही के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कम किए जाएं, इसको बोलते हैं स्मॉल। एम का मतलब होता है मॉरल, है ना। मॉरल यानी नैतिकता। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता, जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। आर का मतलब होता है रिलायबल, विश्वास, जनता का शासन तथा प्रशासन में विश्वास। और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। तो इस तरीके से जो है यह है स्मार्ट। स्मार्ट शासन ही सुशासन या रामराज कहा जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक प्रगति, है ना। समाज की उन्नति, समाज की उन्नति यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनका विकास होना, है ना। शिक्षण जो संस्थाएं हैं वो उच्च क्वालिटी की होना, तकनीकी से युक्त होना, है ना। और स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उनमें अत्याधुनिक तकनीकी होना, तो इससे जो है सामाजिक प्रगति होती है। तो ये चारों चीजों में अगर प्रगति है तब हम जो है विकसित राष्ट्र का सपना देख सकते हैं, विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। ठीक।